हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सोच में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो ज्योग्राफी पढ़ने के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बेहतर समझ आपको विकसित कर देगा। साथ ही साथ आपने ज्योग्राफी को किसी बुक से पढ़ा है, किसी चैनल से पढ़ा है, किसी ट्यूटर से पढ़ा है, तो आपने इस तरह का डायमेंशन नहीं देखा होगा। ऐसा नहीं, डायमेंशन मैंने इजाद किया है, ये डायमेंशन हिडन डायमेंशन है। अगर इस डायमेंशन को आप पकड़ लेते हो तो पकड़ने के साथ क्या होगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी से आए हुए किसी प्रश्न को बड़ी ही सरलता से हल कर ले जाओगे, और साथ ही यदि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भूल भी जाते हो फिर भी उसको डील करने की क्षमता आपको विकसित हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के पेज को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि एक लंबी स्ट्रेंथ हो, हमें भी एक मोटिवेशन फील हो। साथ ही साथ इसका लाभ बहुत सारे छात्रों तक पहुंचना चाहिए, जो इस चैनल को खोलने का हमारा उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, इंडिया का ज्योग्राफिकल डिवीजन की अगर बात करते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन क्या है, तो भारत बड़ा विविधताओं वाला देश है, और विविधता इसके अंदर कल्चरली नहीं, ज्योग्राफिकल विविधता बहुत ज्यादा है। जैसे एक दो है ना, कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे पानी, ये इंडिया के बारे में है कि यहाँ हर कोस पे पानी बदल जाता है। पानी का स्वाद एक कोस आगे जाएगा तो चेंज हो जाएगा, और चार कोस पे पानी बदल जाएगी, मतलब बोली भाषा में चेंजेस आ जाएंगे। हिंदी में बहुत सारे वेरिएशन है। इसी तरह से यही विविधता है भारत के ज्योग्राफिकल डिवीजन में भी है। चैनल का थंबनेल आपने देख लिया होगा, इस वजह से इसको हटा देते हैं, तो प्रश्न को सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आप कैसे हल कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम भारत के विभाजन को कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? बांटेंगे हम भारत के विभाजन को 5 भागों में। सबसे पहले हिमालय, हिमालय ऊपर वाला हिस्सा है, जानते हैं आप। दूसरा मैदान, तीसरा प्रायद्वीप, उसके बाद रेगिस्तान, और लास्ट वन समुद्र तटीय मैदान, तटीय मैदान। ये हमारा तरीका होगा बात को विभाजन करने का। हालांकि इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, हिमालय के बारे में डिटेल चर्चा होगी, लेकिन एक समझ विकसित करनी है, बहुत ही बेसिक समझ। वो क्या है? जैसे हम बात करते हैं हिमालय। अब हिमालय का जो विस्तार है, वो हिमालय का विस्तार कैसे है? ये, और यहां से मुड़ गए, ये हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विस्तार ऐसा है, तो हम जो देखिए, जब हमने देखा था, सबसे पहला पॉइंट उठा लेते हैं हिमालय, क्योंकि हम पहाड़ियों को 2 भागों में पढ़ेंगे, एक उत्तर भारत की, एक दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत की पहाड़ियां वही होंगी जो प्रायद्वीपीय भाग से निकली हैं, कुछ पठारी भाग है, कुछ पहाड़ी भाग है, ठीक है। तो जैसे अफ्रीका से जब इंडिया अलग हुआ तो कुछ इस तरह से था, एक त्रिभुज जो है चला, और त्रिभुज चलते हुए मेनलैंड में आकर के जब त्रिभुज टकराया, तो जब ये त्रिभुज यहाँ टकराया मेनलैंड में आकर के, तो क्या हुआ, एक सडन फोर्स के थ्रू ये यहाँ पे पुश करा, जैसे यहाँ पर तो आपने टकरा गया, उसके बाद क्या है, इस मेनलैंड में टकराया, इस मेनलैंड में जाकर के इस तरह से जब एकदम झटके से हुआ उधर, तो एक पहाड़ की उत्पत्ति हुई। कोजर का भूसंनति सिद्धांत पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो एक पहाड़ की उत्पत्ति हुई, तो इससे हुआ ये कि पहाड़ तो पूरा बना। अब इसकी त्रिभुज की कुछ स्थिति इस तरह से होगी मेनलैंड के साथ, ये पहाड़ तो बना, पूरा पहाड़ बन गया। लेकिन यहां इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे फोर्स जो है वो एक्सिस हो गया। एक्सिस कैसे हो गया? ऐसे जैसे घर का किवाड़ होता है, दरवाजे को जहां एक साइड कब्जा लगा हुआ है वहां तो लगा है, इस कब्जे की तरह यहां अटैच हो गया। देन जब आप किवाड़ को थोड़ा सा बल देते हैं तो दूसरी तरफ बड़े फोर्स के साथ में आवाज करता है, वही फोर्स यहां लगा। तो दोस्तों होता ही है इस फोर्स को लगने से कि हिमालय का ये फोर्स के थ्रू जब ये लगा, तो हिमालय में सबसे ज्यादा बलन इस क्षेत्र में आया, और ये क्षेत्र सबसे ऊंचा हो गया। तो पूरब का क्षेत्र, पूरब पश्चिम तो जानते हैं ना, पूरब का क्षेत्र पश्चिम की तुलना में ज्यादा ऊंचा हो गया, पूरब का क्षेत्र पश्चिम की तुलना में ज्यादा ऊंचा हो गया। साथ ही साथ जब ये फोर्स इतना ज्यादा था, तो जो लाइन थी, जैसे हिमालय का विस्तार इस तरह से आप देखते हैं, तो पूरब पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय पतला होता चला गया, क्योंकि मैटर उतना ही है। जैसे आपके पास मिट्टी है, अब मिट्टी का कंटेंट समान है, अब कंटेंट समान है तो एक तरफ उसको फैला दिए तो ज्यादा एरिया घेर लिया, एक तरफ कम फैलाए तो ऊंचाई ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ एरिया ज्यादा घेर लिया और यहाँ ऊंचाई ज्यादा बढ़ गई। तो
आपको जब भी अगर कोई बात आए कि भाई सबसे ऊंची चोटियां भारत की कहां पाई जाएंगी, तो नो डाउट भारत की सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां यहां, हिमालय की भी और भारत की भी सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां यहां पाई जाएंगी। ठीक, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी राज्य का नाम दिया हो तो पश्चिम की अपेक्षा पूरब के राज्य का आंसर सही होगा। हिमालय के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन हमने शेयर की, हिमालय को डिटेल में पढ़ेंगे, इसको खत्म करते हैं। हिमालय हो गया आपका। अब उसके बाद में देखिए दूसरी बात क्या है, हिमालय हो गया, अब दूसरा है मैदान। मैदान है, और साथियों ये गंगा यमुना का मैदान, ये पूरा मैदानी भाग है, पूरा मैदान है। इस मैदान में इसी पहाड़ों से जब ऊपर उसकी झील बन गई, झीलों से नदियां निकली, तो नदियों ने क्या किया, जैसे पूरी धरती को अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरह समझिए, पूरी धरती उच्चावच है, इस तरह का उच्चावच है। इस उच्चावच में उन्हीं नदियों ने आकर के क्या किया कि वहां से पत्थरों को काटा, पहाड़ों को काटा, और धीमे 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 काटते काटते मैदान तक पहुंचते पहुंचते क्या बन गया, और रेत बन गया, और इसको भर दिया, इस उच्चावच को भर दिया। तो ये उच्चावच को भर दिया, तो ये उच्चावच बढ़ने के साथ एक समतल स्थल दिखाई देने लगा, जिसको क्या कहने लगे हम, मैदान। क्या कहने लगे, मैदान। मैदान कुछ भी नहीं है, नदियों के द्वारा भरा गया गड्ढे हैं, नदियों के द्वारा भरे गए गड्ढे हैं जिन्हें हम मैदान कहते हैं। और ऊपर एक ऐसी स्थिति में दिखाई देने लगी कि ये देखो मैदान बन गए, ठीक है, मैदान बन गए। अब ये हिमालय नदियों का क्षेत्र कौन सा है, ये देखिए। हिमालय नदियों का क्षेत्र दोस्तों 3 क्षेत्र है हिमालय नदियों को जानने के लिए, जो 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक क्षेत्र को ऐसे डिवाइड कर देते हैं, दूसरा क्षेत्र ये रहा दोस्तों, और तीसरा क्षेत्र ये रहा। ये 3 मेन नदी तंत्र हैं हिमालय से निकलने वाले। जैसे ये रहा, किसका है, सिंधु नदी का तंत्र, इसी की वजह से सिंधु वाली सभ्यता बनी थी। ये रहा गंगा और यमुना का नदी तंत्र, और तीसरा रहा ब्रह्मपुत्र का नदी तंत्र। नदियां हैं, अवसाद लाएंगी, मैदान बनाएंगे, तो इस वजह से हम याद रखेंगे कि जरूरी नहीं है कि यहीं पे मैदान हो, मैदान यहां भी है, आसाम में भी मैदान है। क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये नदी है, अवसाद लाएगी, गड्ढों को भरेगी, मैदान बनाएगी। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में माजुली डेल्टा बना, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने उसे जिला घोषित कर दिया है। माजुली डेल्टा यहां है, आसाम में, ठीक है, समझ सकते हैं चीजों को। तो मैदान कैसे बने, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए नदी अवसाद लाएगी तो मैदान बनेगा। लेकिन दूसरा प्रश्न ये उठता है, आप कहेंगे सर नदी अवसाद लाएगी, लेकिन ये मैदान दक्षिण में क्यों नहीं बन गए, दक्षिण में क्यों नहीं बन गए, उत्तर में ही मैदान क्यों बन गए? इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि दक्षिणी भाग किसका बना हुआ है, तो दक्षिणी भाग बना हुआ है पठारों का। पठार कैसे बनते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से। और पठार के साथ साथ यहाँ की जो चट्टाने हैं, जैसे यहाँ पे अरावली, इस तरह से मान लीजिए अरावली है, यहाँ बिंद है, ठीक है, और सतपुरा की पहाड़ियां हो गई, यहाँ साइड में चले गए, नीलगिरी यहाँ आ गया। ये सारी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ये जो है वो न्यू फोल्ड माउंटेन है, हिमालय क्या है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। न्यू फोल्ड माउंटेन क्या होता है, इसमें अभी भी क्या होगा, अवसाद होगा, टूट फूट होगी, साथ ही साथ उस टूट फूट के साथ में इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। लेकिन इनकी टूट फूट कंप्लीट हो चुकी है, अब अरावली की टूट फूट नहीं होना है। अगर भूकंप आता है तो ज्यादा सेफ जोन कौन सा है, अरावली है, क्योंकि उसमें टूट फूट नहीं होना है। इसी वजह से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इंडिया का क्षेत्र कौन सा है, दिल्ली में रायसीना हिल पे डेवलप हुआ क्षेत्र, राष्ट्रपति भवन इत्यादि सब कहां बने हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ अरावली रेंज। वो अरावली रेंज का ही भाग है रायसीना हिल, जिसपे क्या बना, संसद भवन बना, जिसपे राष्ट्रपति भवन बना, एडवर्ड लुटियंस ने डेवलप किया। वो क्यों बनाया, क्योंकि ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से उनको नॉलेज थी कि हम ऐसी जगह बनाए जो भूकंप से सुरक्षित हो, और वो जगह अरावली होगी, हिमालय नहीं है। हिमालय न्यू फोल्ड माउंटेन है, उसमें अभी क्या है, अवसाद टूटने हैं, बिखरने हैं। एक स्थिति ये आएगी जब अवसाद टूट के एक ऐसा हिस्सा बनेगा जो इतना मजबूत हो जाएगा जिसमें टूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। दैट इज द कंडीशन ऑफ न्यू फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और दक्षिण में
बहुत ही कठोर चट्टाने हैं जिन्हें नदियां काटने में असक्षम है। साथ ही साथ नदियां दक्षिण में मौसमी नदियां हैं, जबकि उत्तर में पाई जाने वाली नदियां, ये उत्तर की नदियां सदाबहार नदियां हैं क्योंकि ये ग्लेशियर से निकल रही हैं। ये नदियां बरसात पर डिपेंड करती हैं। इस वजह से यहां मैदानों का डेवलपमेंट नहीं है, या मैदानों का डेवलपमेंट हुआ इस भाग में अभी बताएंगे आगे। ठीक है, समझ गए मैदान कैसे बने। अब इसके बाद आइए बात हम कर लेते हैं आपका प्रायद्वीप पे। तो भारत की स्थिति देखिए कुछ ऐसी है। अगर हम नीचे वाला हिस्सा ले लें दोस्तों, भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। ये हिस्सा ऊंचा है और ये हिस्सा नीचा है, मतलब कुछ इस तरह से समझ लीजिए। ये हिस्सा भारत का, ये हिस्सा कुछ इस तरह से मेरे हाथ की तरह, ये ऊंचाई है और फिर इधर ये दूर तक फ्लैट होता चला गया। ठीक, जैसे इस तरह से मान लीजिए, अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना है, जैसे ये एक ऊंचाई है और ये मार्कर क्या हुआ, यहां फ्लैट होता चला गया। ये भारत की स्थिति है, समझिए, ये भारत की स्थिति है, समझिए। बोले सर ये स्थिति आप हमें क्यों बना रहे हैं, क्यों बता रहे हो, इससे क्या लाभ होने वाला है? तो इससे लाभ ये होगा दोस्तों कि देखिए कि आप समझ पाएंगे कि ये ऊंचा भाग है ये वाला, और साथ में यहां फ्लैट होता चला गया इस तरह से। ये एक्चुअल कंडीशन है भारत की। ठीक है, अब मुझे ये बताइए सबसे ज्यादा ऊंचे झरने कहां पाए जाएंगे? अगर दक्षिण भारत की बात करें तो ऊंचे झरने कहां पाए जाएंगे, इस तरफ या इस तरफ? कॉमन सेंस क्या कहता है बताइए? कॉमन सेंस की विशेषता आप क्या कहते हैं? सबसे ऊंचे झरने कहां पाए जाएंगे? बिल्कुल नो डाउट इधर पाए जाएंगे। शरावती नदी पे गरसोप्पा झरना कहां है? शरावती नदी पे गरसोप्पा है ना, इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा झरना है ना। तो और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि यही स्थिति के कारण क्यों कृष्णा कावेरी यहां से निकलती है और यहां तक इतना लंबा सफर तय करती है। देखो इतना लंबा सफर तय करती है, ये नदियां इतना लंबा सफर तय करती हैं, और जबकि इस साइड की नदियां यहां की यहीं गिर जाती हैं। देखिए गोवा में पाई जाने वाली मांडवी, ज्वारी, इस तरह की नदियां यहां से गिर जाती हैं और इसका विभाजन होता है यहां से। ये दो रेंज आप निकाल लीजिए, कौन कौन सी, बिंद रेंज और सतपुरा रेंज। इसके बीच में भ्रंश घाटी है जहां से बहती है नर्मदा। नर्मदा जरूर एक बड़ी नदी इधर गिरती है, बाकी दक्षिण भारत की सारी नदियां किधर गिरती हैं? शुरुआत यहां से होगी और जाकर लंबा सफर तय करके यहां आ जाती है। क्यों? जबकि लॉजिक तो यह कहता है कि बीच में से नदी आनी चाहिए, इधर भी जाइए, इधर भी जाए, क्यों नहीं गिरती? क्यों इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है दक्षिण के राज्यों के बीच में पानी को लेकर के? गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूटरी बॉडीज लगानी पड़ती है, क्योंकि एक एक नदी दो दो तीन तीन राज्यों से होकर गुजर रही है और सबको पानी की जरूरत है, और साथ ही साथ नदी सदाबहार भी नहीं है। वो नदी क्या है? मौसमी नदियां हैं। इस वजह से पानी का थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट इधर होता है, और इवन पानी के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं दक्षिण भारत में, समझ रहे हो? तो एक सामान्य समझ आप विकसित कर लीजिए। मेरा कहने का उद्देश्य केवल इतना है, सामान्य समझ आप विकसित कर लेंगे तो उससे होगा ये कि आप चीजों को एक बड़े डायमेंशन से देखना शुरू करेंगे। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा एक बड़े डिटेल में, उस समय आप ऐसा निरामूर्त की तरह बैठ के देखेंगे नहीं, उस समय आप क्या करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ में। ठीक है, हमने देख लिया। और देखिए ये हटा देते हैं। किस तरह से ये नदियां इधर गिरती हैं, इसी वजह से इन राज्यों में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है पानी को लेकर। और सबसे अंतिम पाए जाते हैं, देखिए रेगिस्तान। रेगिस्तान तो राजस्थान में है, इसके अलावा तो कहीं है नहीं इंडिया में। और दुनिया का सबसे ज्यादा डेंस बसा हुआ अगर रेगिस्तान कहीं है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो बहुत भारत का है थार मरुस्थल। यहां थार मरुस्थल है। ये थार मरुस्थल क्या होता है? मरुस्थल जिस जगह भी दुनिया में होता है, और मरुस्थल के लॉजिक बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह ऐसी होती है जहां पहले कोई समुद्र रहा हो, वो चीजें मरुस्थल बनती है। समुद्र पीछे हट जाता है, जमीन खाली हो जाती है, कुछ दिनों तक नमक निकलता है, फिर धीमे धीमे वो मरुस्थल में चेंज हो जाती है। दूसरा कारण, ज्योग्राफिकल सिद्धांत जब पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि दुनिया के ज्यादातर मरुस्थल एक ही रेखा में क्यों है। जैसे गोबी का मरुस्थल, टकना मकान, ये सारे मरुस्थल उपोष्णकटिबंध में ही क्यों है? क्योंकि जब थोड़ा सा आपको रिड्यूस कर देते हैं, ये 0 डिग्री हो गया, ये यहां से ऊपर आप चले जाइए 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो दुनिया का ज्यादातर मरुस्थल ये 30 से 60 के मध्य पाया जाता है।
क्यों? यहां से पवने उठी, गर्म है, पवने उठेंगी, है ना? तो यहां से जब पवने उठती हैं, ये पृथ्वी के समझिए से ऊपर ऊर्ध्वाधर उठती हैं पवने, ऊर्ध्वाधर उठी, ऐसे गई, यहां यहां ये उतर गई। दूसरी स्थिति क्या होगी? यहां से ही पवने उठी और पवने आकर के यहां उतर गई। तो ये जोन जो है ना, यहां पर दो दो गर्म पवने उतरती है और दो दो गर्म पवने उतरने से ये पूरा रेजिड जोन हो जाता है। इस वजह से इसमें सबसे ज्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं। दुनिया का नक्शा उठाइए और आप देखिए क्रम से सबसे ज्यादा मरुस्थल आपको एक ही रेखा में क्यों मिलते हैं? 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में दुनिया के सबसे ज्यादा मरुस्थल होते हैं। जब वहां पढ़ेंगे तब बताएंगे। इससे पहले समान समझना विकसित हो गई, काम खत्म। अब देखिए समुद्र की मैदान वही हुआ कि समुद्र के किनारे किनारे, ठीक, ये तो प्रायद्वीप भारत कुछ इस तरह से है। इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं, यहां नीचे क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियों से इसका गांठ बन जाएगा। इधर तो आपको बता ही चुके हैं, कुछ इस तरह से है। इसमें बहुत सारे मालवा का पठार, दक्कन का प्लेट्यू, इट्स एक्चुअली कॉल्ड दक्कन प्लेट्यू। इसके साइड में जो बचता है, अब नदियां देखो कुछ तो अब साथ लाएंगी, ज्यादा नहीं लाएंगी। तो अब आपको हम बता चुके हैं कि जैसे आपने नदी को देखा होगा तो नदी के दो किनारे होते हैं, एक किनारा खड़ा होता है और एक किनारा तिरछा होता है। अगर नदी के आप कभी भी किसी नदी में, जैसे इफ वी आर रिलेटेड टू द हिंदू मेट्रोलॉजी, तो हम लोग गंगा तो गए होंगे। अगर गंगा गए तो हमें पता होना चाहिए कि गंगा एक तरफ से खड़ा किनारा होता है, एक तरफ से फ्लैट होता है, जिसमें धीमे धीमे जब चलते हैं तो पानी पहले कहां तक आता है? पैरों तक, फिर धीमे धीमे जाएंगे कमर तक, फिर गर्दन तक, और एक तरफ और उतरो तो सीधा गर्दन तक, और बीच में बहुत गहरा होता है ना? ये स्थिति होती है। तो आप देख सकते हैं, तो हमने बताया था कि इधर का हिस्सा उठा हुआ है, उठा हुआ हिस्सा है तो इधर मैदान कम होगा क्योंकि जगह ही नहीं, और मैदान इधर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? इधर फ्लैट है। साथ ही साथ ये हिस्सा उठा हुआ है तो इधर जो पहाड़ियां हैं वो सतत हैं, लगातार हैं। इधर टूटी फूटी पहाड़ियां कम है, टूटी फूटी है, जवादी वगैरह है, वो सब इधर है, टूटी फूटी पहाड़ियां है ना। इस वजह से ये चीजें आकर ऐसी है क्यों, तो हमने छोटा छोटा लॉजिक इस बारे में समझा। इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे आगे चल के, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। हमने एक सामान्य समझ डेवलप करने की कोशिश करी आपके अंदर, जो आप इसको देख सकते हैं। 5 भागों में भारत को मोटा मोटी पढ़ लिया। अब एक एक चीज को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तब जानेंगे भारत का वास्तविक स्थिति और क्वेश्चंस को हल करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना प्यार देते रहिए। तब तक जय हिंद।